हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के पर्यटकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव जल्द ही मिलने वाला है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के 3 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक की सुविधा शुरू की जाएगी। यह योजना बिहार के राजगीर की तर्ज पर लागू की जा रही है, जिससे राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। राज्य के रांची जिले के दशम फॉल, हुंडरू फॉल और नेत्रहाट के मंगोलिया पॉइंट पर ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इसके लिए आवश्यक जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली है और राजगीर में ग्लास ब्रिज निर्माण करने वाली परामर्शी कंपनी से संपर्क कर लिया है। परामर्शी कंपनी को इन तीनों स्थानों पर ग्लास ब्रिज बनाने के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट में पर्यटकों की संभावित संख्या, साइट की पूरी जानकारी, जमीन का अधिग्रहण, ब्रिज का डिजाइन, सुरक्षा मानकों और मेंटेनेंस मॉडल जैसी सभी जरूरी जानकारियां शामिल होंगी। कंपनी को इन स्थानों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या का अनुमान लगाने के साथ साथ आवश्यक जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया है। अब तक देश में केवल 2 ही ग्लास ब्रिज स्थापित किए गए हैं, पहला सिक्किम के पेलिंग में और दूसरा बिहार के राजगीर में। झारखंड में ग्लास ब्रिज और स्काई वॉक की शुरुआत से राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और झारखंड को एक नए पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाएगी। गुमला पुलिस कप्तान शंभू कुमार के कानों में किसी ने फूंक मारी कि झांगरगुट का मुखिया कुख्यात रामदेव उरांव बिशुनपुर थाना क्षेत्र के देवरागानी जंगलों में घूम रहा है। उसके साथ दस्ता के कुछ मेंबर्स भी हैं। उसके इरादे नेक नहीं लग रहे। मिली इंफॉर्मेशन को पुलिस कप्तान शंभू कुमार ने गंभीरता से लिया और तुरंत एक टीम गठित कर रेड के लिए भेज दिया। गठित टीम में गुमला पुलिस, सैट, IRB 05 और ऐसे सभी 30 के जांबाजों को शामिल किया गया। बीते रविवार की शाम करीब 5 बजे फोर्स देवरागानी के इलाके में पहुंची। इसी बीच झांगर गुट के अपराधियों की नजर फोर्स पर पड़ी और उन लोगों ने जांबाजों को टारगेट कर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में फोर्स को भी गोलियां चलानी पड़ी। एनकाउंटर के दौरान दोनों ओर से लगातार फायरिंग होने लगी। फोर्स को भारी पड़ता देख अपराधी घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। इसके बाद फोर्स ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दरमियान जंगल से एक AK-47, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल, भारी मात्रा में AK-14 का साइलेंसर और राइफल की गोलियां, मोबाइल फोन, पिट्ठू बैग और रोजाना इस्तेमाल करने वाले सामान बरामद किए गए। इधर एनकाउंटर के बाद फोर्स ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं पुलिस कप्तान शंभू कुमार की देखरेख में SSB कमांडेंट फोर्स के साथ भाग निकले अपराधियों को धर पकड़ के लिए छापेमारी कर रहे हैं। JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड आंदोलनकारी उमेश महतो की डेड बॉडी एक डोभा में मिली। बॉडी गिरिडीह के मुफसिल थाना क्षेत्र के धनयडीह गांव के डोभा में मिली। लाश मिलने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि उमेश महतो की हत्या कर उनकी लाश को डोभा में फेंक दिया गया है। मृतक उमेश महतो के बेटे रविंद्र प्रसाद वर्मा ने गांव के ही एक शख्स और उसके बेटे पर अपने पिता की हत्या का इल्जाम लगाया है। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया कि जमीन को लेकर गांव के ही एक शख्स के साथ लफड़ा झगड़ा चल रहा था। रविंद्र ने बताया कि बीते रविवार को दिन के करीब 12 बजे उमेश महतो अपनी गाड़ी से सुल्तानगंज के लिए निकले थे। इसी बीच खबर मिली कि पिता की लाश डोभा में मिली है। रविंद्र ने आगे बताया कि उनके पिता झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के पूर्व प्रखंड प्रमुख और सरपंच भी रह चुके हैं। झारखंड अलग राज्य बने, इसको लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें भी वे शामिल रहे हैं। 2019 का चुनाव गिरिडीह प्रखंड पश्चिम भाग में उनके पिता के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। स्पॉट पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि उमेश महतो की लाश को जब डोभा से निकाला गया तो उनके मुंह, नाक, आंख से खून निकल रहा था। गर्दन में मफलर कसा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा दिया है। थानेदार श्याम किशोर महतो दलबल के साथ पूरे इलाके में तफ्तीश कर रहे हैं
और मौत के पीछे छिपे राज को खोलने में जुट गए हैं। पटना में 24 जनवरी को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जाएगी। इस खास अवसर पर बिहार सरकार ने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस बार का समारोह विशेष है क्योंकि पहली बार इस जयंती समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। समारोह का आयोजन समस्तीपुर में होगा, जहां उपराष्ट्रपति के अलावा बिहार के राज्यपाल और सीएम भी भाग लेंगे। यह पहली बार है जब उपराष्ट्रपति इस जयंती समारोह में शरीक हो रहे हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के योगदान को और भी विशेष बना रहा है। कार्यक्रम के दौरान कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय परिसर में कर्पूरी ठाकुर की झोपड़ी का प्रतीकात्मक निर्माण किया गया है, जिसमें उनके सरल जीवन को चित्रित किया गया है। तीनों मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में सर्वधर्म प्रार्थना में शामिल होंगे, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और कर्पूरी परिचर्चा में भाग लेंगे। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि यह पहली बार है जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इस जयंती समारोह की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्य अतिथियों के आगमन के लिए एक हेलीपैड भी तैयार किया गया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में एक नया मामला दर्ज किया गया है। यह मामला अधिवक्ता बीके कत्याल द्वारा दायर किया गया है, जो कि 9 जनवरी को केजरीवाल द्वारा बिहार और यूपी के वोटर्स को फर्जी बताने वाली टिप्पणी को लेकर है। कत्याल का आरोप है कि केजरीवाल का यह बयान न केवल अपमानजनक है, बल्कि इससे लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह केजरीवाल के खिलाफ दायर किए गए कुल 11 मामलों में से एक है, जिनमें से 3 मामलों में वह पहले ही माफी मांग चुके हैं। 9 जनवरी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली में पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें से अधिकांश यूपी और बिहार से हैं। उन्होंने इन वोटर्स को फर्जी बताते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस बयान के बाद अधिवक्ता संघ के महासचिव आशिकेश नारायण सिन्हा ने केजरीवाल के बयान की तीखी निंदा की। उन्होंने इसे ओछी मानसिकता का परिचायक बताते हुए कहा, बिहार के लोग किसी से कम नहीं हैं। यदि केजरीवाल को बिहारी फर्जी लगते हैं तो वे यहां आकर देख लें। बिहारी उन्हें करारा जवाब देंगे। सिमडेगा जिला में केरसई थाना क्षेत्र के करंगागुड़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक चेचिस ने रविवार को देर शाम स्कूटी सवार युवकों को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चौथा युवक गंभीर रूप से घायल है। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही केरसई थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। मृतकों में अभिषेक तिग्गा, कुरडेक परकला अंबाटोली निवासी, आशीष लकड़ा, सेवई खूंटी टोली निवासी और विक्रम बिलुंग, सेवई रूगड़ा बहार निवासी शामिल है। वहीं गंभीर रूप से घायल अमन तिग्गा को सिमडेगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। हालांकि इसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार युवक स्कूटी से कुरडेक परकला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान करंगागुड़ी के समीप चेचिस ट्रक ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही विधायक घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं घायल को बेहतर इलाज दिलाने की बात कही। इधर घटना के संबंध में थाना प्रभारी रामनाथ राम ने बताया कि इस दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हुई है। वहीं एक घायल को सदर अस्पताल भेजा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर 1-2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिमडेगा सिविल सर्जन रामदास पासवान स्वयं सदर अस्पताल पहुंचकर घायल को समुचित इलाज देने के लिए प्रयास करते दिखे। इलाज के दौरान वे मौजूद रहकर स्थिति की जानकारी ली और उचित दिशा निर्देश दी। इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष डेविड तिर्की और कांग्रेस नेता शिशिर मिंज घायल के इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।
गढ़वा पुलिस कप्तान दीपक पांडेय काल यानी सोमवार को इनामी नक्सली सबजोनल कमांडर राजू भुइयां के घर पहुंचे। घर पर मौजूद नक्सली की मां और पत्नी से बातचीत की। पुलिस कप्तान ने मां और पत्नी को समझा बुझाया कि अपने बेटे और पति राजू भुइयां को सरेंडर कर मुख्यधारा से जुड़ने को कहे। एसपी ने राजू की मां और पत्नी को सरकार की सरेंडर पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताया, उसके फायदों के बारे में दोनों के समझाया, साथ ही भरोसा दिया कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में सरकार मदद करेगी। बता दें कि 2 लाख के इनाम भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर राजू भुइयां का घर गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के लवाही कला गांव में है। मौके पर राजू के घर वालों ने एसपी का आश्वासन दिया कि राजू से भेंट होगी तो जरूर उसे मुख्यधारा में जुड़ने को बोलेंगे। झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन किया जाए। साथ ही नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन जल्द प्रारंभ कराया जाए। मौका था मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय तथा पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय समेत सारे आवासीय विद्यालयों की समीक्षा बैठक का। मौके पर मंत्री चमरा लिंडा ने गुजरे सालों में बांटे गए स्वरोजगार आरण से संबंधित कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में इसमें तेज गति से लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजना से लाभान्वित लाभुकों की सफलता की कहानी से प्रेरणा लेते हुए अन्य जरूरतमंदों को भी इस योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही जिला द्वारा वितरित आरण के विरुद्ध ससमय आरण का वितरण किया जा रहा है या नहीं, इससे संबंधित प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आरण वितरण और आरण वसूली से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। लिंडा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लाभुक व्यवसाय करने के लिए बड़े वाहन ले रहे हों, उन्हें ही वाहन आरण उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वाहन आरण योजना के लाभुक बड़े वाहन ले रहे हैं जो व्यवसाय से संबंधित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति पर रोक लगाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि जो वाहन व्यवसाय से संबंधित हों वही वाहन उपलब्ध कराया जाए। यदि इससे संबंधित संकल्प में संशोधन की आवश्यकता हो तो जल्द संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण करें। धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में सोमवार सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बीसीसीएल के स्थापना डिपार्टमेंट में कार्यरत क्लर्क प्रणय सरकार को 7,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि क्लर्क प्रणय सरकार एक कर्मचारी से भविष्य निधि पीएफ की राशि ट्रांसफर करने के एवज में 14,000 रुपये की मांग कर रहा था। वहीं उक्त कर्मी ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। मामले के सत्यापन के बाद आज सीबीआई की टीम ने घूस की पहली किस्त 7,000 रुपये लेते क्लर्क प्रणय सरकार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रांची में मिला 50 लाख का अवैध विदेश शराब, जाने कहां। रांची के उत्पाद विभाग ने सिल्ली थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 50 लाख रुपये के अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग के निर्देश पर की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें 488 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। यह शराब गोवा, पंजाब सहित अन्य राज्यों से लाई गई थी और इसका अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से अवैध शराब के कारोबार पर बड़ा प्रहार हुआ है। यह कार्रवाई रांची जिला उत्पाद विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है और इससे अवैध शराब के कारोबार को रोकने में मदद मिलेगी। झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव आगामी 28 फरवरी को होगा। वहीं शपथ ग्रहण 1 मार्च को होगा। इस बात का ऐलान झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से कर दिया गया है। इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जारी शेड्यूल के अनुसार 1 फरवरी 2025 से चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। 4 फरवरी तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकेंगे। 5 फरवरी को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। 27 फरवरी 2025 को महाधिवेशन होगा।
28 फरवरी को मतदान और मतगणना होगी। 1 मार्च को झारखंड पुलिस एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों शपथ लेंगे। गिरिडीह हजारीबाग झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है। यहां एक मां ने अपनी नवजात बच्ची को खेत में फेंक दिया। आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों ने नवजात को बुरी तरह नोच डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना बगोदर हजारीबाग रोड पर स्थित अल्पीटो गांव की है। इसकी सूचना मिलने पर सीओ नित्यानंद दास मौके पर पहुंचे। उनकी सूचना पर पुलिस पहुंची। फिर बच्ची को एम्बुलेंस से विष्णुगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सोमवार की सुबह नवजात बच्ची का शव गांव के स्कूल के पीछे एक खेत में पड़ा मिला। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद नवजात के शरीर पर कपड़े नहीं थे। जब ग्रामीणों की नजर नवजात बच्ची पर पड़ी तो बदन में हरकत थी। हालांकि आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों ने उसके शरीर को जगह जगह नोच और काट दिया था। इस कारण बाद में बच्ची की मौत हो गई। मामले में विष्णुगढ़ थाना प्रभारी स्वप्न कुमार मेहता ने कहा कि नवजात बच्ची मृत फेंकी गई थी या जीवित, यह स्पष्ट नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बच्ची के खेत में पड़े होने को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा है। ग्रामीणों ने तत्काल मामले की सूचना विष्णुगढ़ अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और बच्ची को ले गई। ग्रामीण उस निर्दयी मां को कोस रहे थे, जिसने 9 माह गर्भ में रखने के बाद इस हाड़ कंपाती ठंड में उसे खुले आसमान तले खेत में फेंक दिया था। स्थानीय ग्रामीण भीखन रविदास ने बताया कि सुबह 8 बजे नवजात बच्ची पर ग्रामीणों की नजर पड़ी। इससे पूर्व आवारा कुत्तों ने बच्ची का एक हाथ काट लिया था तो दूसरे हाथ को पूरी तरह खा लिया था। पुलिस के पहुंचने से पूर्व बच्ची की मौत हो चुकी थी।